जय हिंद। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिस्ट्री सेमेस्टर 6 के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जो क्वेश्चन है पॉपुलिस्ट आंदोलन, इसके ऊपर एक लेख लिखना आ सकता है। पॉपुलिस्ट आंदोलन के कारण पूछा जा सकता है। पॉपुलिस्ट आंदोलन की राजनीति कैसी थी ये पूछा जा सकता है। इसने क्या क्या काम हुआ था ये भी पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि इसके क्या क्या प्रभाव हुए थे। तो आइए जानते हैं कि ये पॉपुलिस्ट आंदोलन क्या था। पॉपुलिज्म, पॉपुलिस्ट आंदोलन से ही एक वर्ड निकल के आया पॉपुलिज्म। इस वर्ड का मीनिंग क्या है, पॉपुलिज्म क्या है, देखते हैं। पॉपुलिज्म एक राजनीतिक दर्शन है जिसमें नेता या राजनीतिक दल साधारण लोगों को किसी वास्तविक या काल्पनिक संभ्रांत वर्ग के विरुद्ध संघर्ष करवाकर उन्हें अधिकार, धन या सम्मान दिलवाने का दावा करता है। बेसिकली पॉपुलिज्म एक दर्शन है, एक देखने का एक तरीका है। जैसे कि मार्क्सवाद होता है, लोकतंत्रवाद होता है, उसी प्रकार से पॉपुलिज्म भी एक राजनीतिक दर्शन है। इसका संबंध वामपंथी या दक्षिणपंथी दोनों से हो सकता है। वामपंथी बेसिकली उन लोगों को कहा जाता है या उन राजनीतिक दलों को कहा जाता है जो प्रोग्रेसिव आइडियाज़ को लाने के लिए सत्ता पक्ष का विरोध करते हैं। और दक्षिण पंथ यानी कि राइट विंग को प्रायः वही कंजर्वेटिव टाइप का माना जाता है, जो पुरानी संस्कृति चली आ रही है उसे एज इट इज़ चलते रहने देना। परंतु सामान्यतः इन्हें वामपंथी के नज़रिए से देखा जाता है। इस विचारधारा का उद्भव 1890 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी और दक्षिणी भागों से हुआ। यह विचारधारा पीपुल्स पार्टी, जिसे पॉपुलिस्ट पार्टी भी कहा जाता है, से निकली है। पॉपुलिस्ट पार्टी की जड़ें किसानों के गठबंधन से जुड़ी हैं। 1890 के चुनावों में किसान गठबंधन की सफलता ने अन्य दोनों प्रमुख दलों, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी थी, इनके साथ 1892 के चुनावों से पहले एक पूर्ण तीसरे पक्ष की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया और 1892 में पॉपुलिस्ट दल की स्थापना हुई। यह पार्टी किसान गठबंधन, ग्रीन बैक पार्टी और यूनियन लेवल पार्टी के विलय से बनी थी। जो इसमें किसान गठबंधन है, फार्मर्स अलायंस, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था इसकी स्थापना में। अच्छा, आइए देखते हैं पहले आंदोलन का कारण क्या था। आखिर वो कौन सी परिस्थितियाँ थीं जिसके वजह से फार्मर्स अलायंस या किसान गठबंधन जो था वो पिक्चर में आया, और क्यों इस आंदोलन की प्रेरणा शुरू होने लगी। क्योंकि कोई भी आंदोलन एकाएक नहीं होता। आंदोलन एक होता है क्रमिक रूप में आने वाला परिवर्तन, ये धीरे धीरे होता है। तो इसकी जड़ें कहाँ पर थी, किस प्रकार से ये स्थितियाँ बन गई कि इस आंदोलन ने जन्म लिया। तो इसका पहला कारण है प्राकृतिक प्रकोप। ये बात हो रही है संयुक्त राज्य अमेरिका की। असमय सूखा और टिड्डी दलों के कारण फसलें पूर्णतः नष्ट हो जाती थीं, जिसके कारण किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती थी। फसल नष्ट होने से वे कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाते थे और कर्ज में डूब जाते थे। कई बार उन्हें पलायन भी करना पड़ता था। कीमतों में कमी, उत्पादन में वृद्धि के चलते अमेरिका में मांग कम हो गई थी और कीमतों में गिरावट आ गई थी। इस गिरावट के चलते उन्हें अपनी फसल कम कीमत पर बेचना पड़ता था। कई बार तो वे अपना व्यय भी नहीं निकाल पाते थे। अधिशेष उत्पादन को निर्यात करना एक उपाय अवश्य था, परंतु उन्हें रूस, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों के उत्पादन से भी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी। बेसिकली ये अमेरिकी गृह युद्ध के बाद की स्थिति है। जब 1865 में गृह युद्ध खत्म हो गया था, उसके बाद धीरे धीरे एक दो दशक का बात है, जब छोटे छोटे किसान भी आ चुके थे और उत्पादन में वृद्धि होने लगी थी, क्योंकि मशीनीकरण शुरू हो चुका था। तो जब उत्पादन बढ़ जाता है और मांग उसका घट जाता है तो कीमत अपने आप गिर जाता है। उत्पादन के बढ़ने से कीमत हमेशा गिरेगी ये ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर मांग साथ साथ उसका उतना स्टेबल है या फिर मांग घट रहा है
तो कीमत का गिरना फिक्स है। इकोनॉमिक्स का सिंपल सा प्रिंसिपल है। और जब कभी भी कीमत में कमी आता है, किसान की उपज जो है, जो फसल है, उसकी कीमत में कमी आता है, किसान को बहुत भयानक घाटा लगने वाला है। बहुत लोग आप में से होंगे किसान परिवार से, आप लोग इस बात को समझ सकते हैं। तीसरा कारण है परिवहन व्यय में वृद्धि। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता दें, अमेरिका में रेलवे को रेल रोड कहा जाता है और ट्रेन को रेल रोड कार। और सबसे यूनिक बात यह है कि स्टार्टिंग में अमेरिका में जो प्राइवेट प्लेयर्स थे वो लोग रेलवे को डेवलप कर रहे थे। रेलवे लाइन बिछाना, रेलवे इंजन बनाना, रेलवे कोच बनाना, ये प्राइवेट प्लेयर कर रहे थे। इस समय अमेरिका में रेलवे निजी कंपनियों के अधीन था। वे पश्चिम के किसानों के अनाज को पूर्व में ले जाने के लिए अधिक किराया लेते थे। परिवहन का बढ़ा हुआ किराया और कम कीमत ने किसानों का गला घोंट दिया था। इसमें आपको इस बात को नोटिस करना है कि ये बात चल रहा है 1865 के बाद 70, 80, 90 के दशक का। इस दौरान अमेरिका का जो पश्चिमी भाग था वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाया था प्रशांत महासागर को। इसीलिए कोई भी सामान बेचने के लिए वो लोग को या तो अमेरिका में बेचना था या तो अपने सामान को ले जाकर यूरोप में बेचना पड़ता था। और यूरोप ले जाने के लिए पश्चिमी अमेरिका को हजारों किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता था। और ये दूरी सामान ढोने के लिए रेलवे एक साधन था, लेकिन कीमत बहुत ज़्यादा, किराया अधिक था। वो लेके जाए कैसे, बेचना ही बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। अगला कारण है कर्ज का प्रभाव। किसानों ने कृषि के लिए ऊंची दरों पर ऋण लेकर मशीन खरीदे थे, पर उत्पादित फसलों की कीमत में गिरावट के चलते वे अपना माल बेचकर ऋण चुकता नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में उनकी निजी संपत्ति जैसे जमीन, पशु आदि गिरवी रखने पड़े थे। और एक और बात ये भी है कि एक दो राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका का उस समय ऐसा था जिसमें हर परिवार से कुछ न कुछ गिरवी पड़ा हुआ था। ऐसा कर्ज का प्रभाव पड़ रहा था। अगला कारण है सरकारी सहायता न होना। ये 1890 ईस्वी के दशक, हालांकि उससे पहले का भी बात है। इस दौरान अमेरिका में लोकतंत्र था। 18वीं शताब्दी में ही लोकतंत्र आ गया था अमेरिका में, और ये 19वीं शताब्दी का बात चल रहा है। 1865 में अमेरिका से रंगभेद भी ख़त्म हो गया। उसके बाद का बात है जब आधा जनसंख्या उस संयुक्त राज्य अमेरिका का किसानों से भरा हुआ था। उसके बावजूद वहाँ पर प्रभाव, जो सरकार में प्रभाव था, वो अमीर लोगों का था। हालांकि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और हमारे भारत में अभी भी ऐसे ही हाल चल रहा है। तो हालांकि अमेरिका प्रोग्रेसिव देश था, बहुत पहले से चल रहा था वहाँ पर लोकतंत्र, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था, और था तो ठीक हो गया। 1890 ईस्वी में किसानों की जनसंख्या कुल जनसंख्या की आधी थी। इसके बावजूद सरकार पर अमीर वर्गों के प्रभाव के चलते उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं मिल पा रही थी। संरक्षणात्मक टैरिफ कानून, निजी रेल रोड आदि के चलते किसानों का व्यय अधिक था और उत्पादन की कीमत में कमी के चलते उनकी आय कम। संरक्षणात्मक टैरिफ कानून ये एक ऐसा कानून था जिसके चलते जो बाकी का सामान था उसका कीमत बढ़ जाता था, और किसान को ये बढ़ा हुआ कीमत पर ही सब सामान मिलता था। इसका सीधा लाभ व्यापारी लोग को होता था, बड़ा बड़ा पूंजीपति को, और इसको झेलना पड़ता था किसान को। अगला कारण मौद्रिक नीति है। ये मौद्रिक नीति बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है। इसमें हम थोड़ा सा बता दें इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन होता है मुद्रास्फीति और डिफ्लेशन होता है अपस्फीति। जैसे अगर आपके पास एग्जाम्पल में 1 केजी कोई अनाज, कोई सामान है आपके पास, मान के चलिए चावल है, और उसका नॉर्मल प्राइस 20 रुपये केजी है। क्या हुआ कि इन्फ्लेशन हो गया, सब सामान का दाम सब बढ़ने लगा। ऐसा में चावल हो गया 25 रुपये केजी। तो जब आपके पास सामान है आपको फ़ायदा हो जाएगा, मुद्रास्फीति हुआ। एक और स्थिति सोचिए,
जब हर चीज़ का दाम गिरने लगे, और हर चीज़ का दाम गिरने लगा, चावल हो गया 15 रुपये केजी, आपके पास तो अभी भी सामान ही है, आपको 5 रुपये का एक नुकसान हो गया। सामान होने पर ये पोटेंशियल लॉस हमेशा रिस्क बना हुआ रहता है। और ये बात चल रहा है 1890 ईस्वी के दशक का, और उससे पहले का 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों का बात चल रहा है। ये जो हेर फेर है मुद्रास्फीति और अपस्फीति का, उस समय जो मुद्रा था उसी से किया जा सकता था, और उसी से किया जाता भी था। केवल उसी से नहीं किया सकता, लेकिन उससे किया जाता था। जैसे क्या किया गया कि आपके पास पैसा है, नोट है, मान के चलिए आपके पास 100 रुपये है, और 20 रुपये केजी चावल के हिसाब से आप 5 केजी चावल खरीद सकते हैं। एक ऐसा नीति आप लोग लेके आए कि जो आपके पास पैसा है 100 रुपये, उसका कीमत यूरी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसमें आप 6 किलो चावल खरीद सकते हैं। अब आप अगर हिसाब ला के देखेंगे तो 16 रुपये 66 पैसा में आपको चावल मिल जाएगा 1 केजी। हुआ क्या? अपस्फीति हो गया। ऐसा में जिसके पास सामान है उसको तो नुकसान होना ही है, फ़ायदा उसी को होगा जिसके पास पैसा है। सेम केस हो रहा था संयुक्त राज्य अमेरिका में 19वीं शताब्दी के आखिरी 2 दशकों में। वहाँ पर जो मुद्रा था उसको कंट्रोल कर रहा था सरकार, और उसको कंट्रोल करने के चक्कर में वो लोग इस तरह से कंट्रोल कर रहा था कि अपस्फीति का स्थिति बन जाता और किसान लोग को नुकसान होता। वही इसमें लिखा हुआ है कि अमेरिकी सरकार ने ग्रीन बैक के रूप में की जाने वाली फिएट पेपर मुद्रा जारी करके सोने के मानक को छोड़ दिया था। 1873 में सिक्का अधिनियम के पारित होने के बाद द्विधातुवाद की नीति समाप्त हो गई। इन नीतियों के कारण होने वाली अपस्फीति ने अपस्फीति ने किसानों को विशेष रूप से प्रभावित किया, क्योंकि अपस्फीति ने ऋण का भुगतान करना और अधिक कठिन बना दिया और कृषि उत्पादों के लिए कीमतें कम कर दी। इसमें टेक्निक क्या इस्तेमाल किया है? जो नोट है उसको गोल्ड स्टैंडर्ड से हटा दिया गया। जो मुद्रा था गोल्ड स्टैंडर्ड, इसलिए मतलब आप एक सिंपल से एग्जांपल से मान के चलिए, आप 1 केजी सोना जमा किए हैं किसी बैंक के पास, और वो 500 रुपये का नोट छाप कर बाहर निकाल दिया मार्केट में। ऐसे में जिस किसी के पास भी वो नोट है, आपके पास 1 रुपये का नोट है, आप 1 रुपये देंगे, आपको बदले में 2 ग्राम सोना मिल जाएगा, क्योंकि ये गोल्ड स्टैंडर्ड पर चल रहा है आपका मुद्रा। उस मुद्रा का वैल्यू सोने पर चल रहा है। आपकी मुद्रा का वैल्यू कभी कम ज़्यादा नहीं हो सकता। बाकी जो बाहर का सामान है उसका मूल्य कम ज़्यादा होगा, लेकिन आपके मुद्रा का मूल्य कम ज़्यादा नहीं होगा। हालांकि अभी वर्तमान में मैक्सिमम जो करेंसी है वो गोल्ड स्टैंडर्ड पर नहीं है, लेकिन उस समय उसको गोल्ड स्टैंडर्ड से हटा दिया गया। ऐसे में हुआ क्या, जिसके पास भी नोट है उस नोट का कीमत को आराम से इन्फ्लेशन डिफ्लेशन किया जा सकता था, क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड है नहीं, किसी के ऊपर कोई लायबिलिटी है नहीं। इस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था। इन सभी परिस्थितियों के कारण किसानों के गठबंधन उभरने लगे और कंपनी और अपनी मांगें रखने लगे। थोड़ा इसमें मिसप्रिंट हो गया लिखने में। जब इतना सारा स्थिति बनने लगा तो जाहिर सा बात है कि किसान लोग उभरेगा, किसान का गठबंधन उभरेगा और अपना मांग रखेगा, ये होना फिक्स था, और हुआ भी वही। तो ज़रा देख लेते हैं कि क्या मांग था इन किसान गठबंधनों का। राज्य किसान को आसान दरों पर कर्ज की उपलब्धता सुनिश्चित करे, रेल मार्गों पर राज्य का नियंत्रण हो ताकि किसान आसानी से कम किराए पर अपने उत्पादन को मंडियों तक ले जा सके। अगर आप ध्यान से देखें तो वही मांग कर रहा था जिसका उन्हें प्रॉब्लम था। कर्ज उन्हें महंगा पर मिल रहा था, महंगा ब्याज दर पर, हालांकि उस समय कर्ज 15-20% पर मिलता था। तो वो चाहता था कि जो राज्य है यानी कि जो सरकार है वो कम ब्याज दर पर कर्ज दे दे, उसको सुनिश्चित कर दे।
दूसरा मांग है कि जो रेल मार्ग है उस पर राज्य का नियंत्रण हो, ताकि किसान आसानी से कम किराए पर अपने उत्पादन को मंडियों तक ले जा सकें, क्योंकि एक बार वो मंडी तक ले गए तो उसके आगे ले जाकर बेचना आसान काम है। और नहीं तो बड़ा बड़ा व्यापारी है ही जो ले जाके बेच देगा, लेकिन पहले मंडी तक पहुंचाए तो सही किसान। और अमेरिका में आज भी जनसंख्या 35-36 करोड़ के आसपास ही है। उतना बड़ा देश, भारत से 5 गुना बड़ा देश, आबादी भारत का 25%। तीसरा मांग था किसानों के अतिरिक्त उत्पादन के भंडारण के लिए भंडार गृह की स्थापना राज्य द्वारा की जाए। चौथा जो मांग था ये लोग का, मुद्रा के प्रसार की नीति अपनाई जाए और चांदी के सिक्के के साथ साथ कागजी मुद्रा का भी प्रसार हो। ये मांग थी इन लोगों की। और अपनी उपर्युक्त मांगों के आधार पर पॉपुलिस्टों ने 1890 ईस्वी के चुनावों में भाग लिया। यहाँ इसमें पॉपुलिस्ट तो नहीं थे, लेकिन किसान गठबंधन थे। पॉपुलिस्ट नहीं इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बाद में पॉपुलिस्ट नाम पड़ गया और इतिहास में उन लोग को पॉपुलिस्ट के नाम से ही जाना जाता है। इस चुनाव में उन्हें उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई। जहाँ तक उनकी मांगों का प्रश्न है तो यह कहा जा सकता है कि सार रूप में उनकी मांगें ग्रेंजो एवं ग्रीन बेकर्स दल के मांगों पर ही आधारित थी। उनकी सफलताओं को देखते हुए उनकी महत्वपूर्ण मांगों पर सरकार ने विचार करना भी आरंभ कर दिया, परंतु पॉपुलिस्ट आंदोलन के नेता अपनी इस प्रारंभिक बढ़त को कायम न रख सके। 1892 ईस्वी में जब संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए तो उन्होंने तीसरा दल के रूप में पॉपुलिस्ट पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार खड़े किए। उन्होंने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए क्रमशः जेम्स बी वीवर और जेम्स जी फील्ड को अपना प्रत्याशी घोषित किया। इस चुनाव में पॉपुलिस्टों ने कुछ सफलताएं अर्जित की, परंतु वे सफलताएं क्षेत्रीय स्तर तक ही सीमित थीं। पार्टी अभी भी संघीय स्वरूप ग्रहण नहीं कर पाई थी। राष्ट्रपति के चुनाव में ग्रोवर क्लीवलैंड विजयी हुए और उसने 1893 ईस्वी में अपना द्वितीय कार्यकाल आरंभ किया, परंतु वह जनता और कृषकों की प्रत्याशाओं को पूरा नहीं कर सका, क्योंकि उसके पद ग्रहण करने के बाद से ही भयंकर आर्थिक मंदी का दौर आरंभ हो गया। बेसिकली इस पैराग्राफ में पॉपुलिस्ट दल जो है उसका मूल और उसके राजनीतिक जो लाइफ थी उसके बारे में बताया गया है कि 1890 ईस्वी का जो दशक था, 1890 ईस्वी का जो चुनाव था, जो स्टेट का जो चुनाव था, राज्य का चुनाव वहाँ का, उसमें किसान जो गठबंधन थे उन लोग को अच्छा खासा सफलता मिल गया था। और उसके बाद 1892 ईस्वी में एक जगह था वो महा करके, वहाँ पर बहुत सारे जो लोग थे, लगभग 1300 प्रतिनिधि थे सारे गठबंधनों से, वो लोग मिल के पॉपुलिस्ट दल का गठन किया था 1892 ईस्वी में। और उसी साल जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला था उसके लिए अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया था, जेम्स बी वीवर और जेम्स जी फील्ड को। और इसमें काफ़ी हद तक इन लोग को सफलता भी मिला, लेकिन दिक्कत ये था कि इन लोग का सफलता बस पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र तक ही सीमित रह गया था, एक नेशनल लेवल पर उभर कर नहीं आ पाया था। और शायद रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार था क्लीवलैंड, जो कि जीत गए। और उसके बाद वहाँ पर आ गया मंदी आर्थिक मंदी, तो इन लोगों का मांग पर ज़्यादा ध्यान दे नहीं पाया वो। राष्ट्रपति क्लीवलैंड आर्थिक मंदी के कारणों और दुष्प्रभावों को कम करने की दशा में इतना उलझा रहा कि वह पॉपुलिस्टों की मांगों पर विशेष ध्यान नहीं दे पाया। इस बीच 1894 ईस्वी में मध्यावधि चुनाव हुए, जिसमें पॉपुलिस्टों ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। इस चुनाव के बाद डेमोक्रेटिक दल और पॉपुलिस्ट पार्टी एक दूसरे के समीप आए। इस समय तक कृषक समस्याएं काफ़ी गंभीर रूप ले चुकी थी और यह स्पष्ट था कि उनका दूरगामी प्रभाव आने वाले समय की राजनीति पर पड़ेगा। हालांकि 1894 ईस्वी में जो मध्यावधि चुनाव हुआ था, अच्छा खासा ये लोग को मिल गया था सफलता, लेकिन उसके बाद इसमें शायद लिखना भूल गए, 1896 ईस्वी में शायद आगे लिखा हुआ है
एक और अपना उम्मीदवार खड़ा किया था, उसमें ये लोग हार गए। उसमें हारने के बाद धीरे धीरे ख़त्म ही हो गया। पॉपुलिस्ट आंदोलन का कमज़ोर पड़ना। पॉपुलिस्ट पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी की निकटता का सीधा परिणाम यह निकला कि डेमोक्रेटिकों पर कृषकों का प्रभाव बढ़ने लगा। इस परिस्थिति में अमेरिका का पूंजीपति वर्ग रिपब्लिकन दल की ओर आकृष्ट हुआ। इस बंटवारे का सीधा प्रभाव 1896 ईस्वी में राष्ट्रपति के होने वाले चुनाव पर भी पड़ा। इस चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी ने विलियम मैककिनले को राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया। दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी ने विलियम जेनिंग्स ब्रायन को अपना उम्मीदवार बनाया। समस्याओं का निकट रहने के कारण उसे पॉपुलिस्ट डेमोक्रेट भी कहा जाता था। उसकी उम्मीदवारी ने पॉपुलिस्ट पार्टी को धर्म संकट में डाल दिया। इस परिस्थिति में अगर पॉपुलिस्ट अपना उम्मीदवार खड़ा करते तो उसका सीधा लाभ रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार को प्राप्त होता। विवश होकर पॉपुलिस्टों ने यह निर्णय लिया कि वे केवल राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। इस चुनाव में ब्रायन ने रिपब्लिकन उम्मीदवार को कड़ी टक्कर दी, परंतु वह विजयी न हो सका। रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार विलियम मैककिनले राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुआ। यहीं से पॉपुलिस्ट आंदोलन धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हो गया, लेकिन इसने 19वीं सदी के अंतिम दशक के किसानों के लिए जो संघर्ष किया, वह संघर्ष परिणाम की दृष्टि से शून्य नहीं रहा। उनके संघर्ष ने यह स्थिति पैदा कर दी थी कि कोई भी सरकार किसानों की मांगों और आवश्यकताओं की अनदेखी नहीं कर सकती थी। उनकी जो प्रमुख मांगें थी वे समय रहते स्वीकार कर ली गईं। अब किसानों के लिए 20वीं सदी का सुप्रभात अंधकार युक्त नहीं, अपितु उनके लिए विकास की किरण लेकर आया था। तो बेसिकली जो पॉपुलिस्ट दल था उसका पतन कहाँ से होना शुरू हुआ? 1896 ईस्वी का जो चुनाव था उसमें असफलता मिलने के बाद धीरे धीरे पॉपुलिस्ट आंदोलन, पॉपुलिस्ट दल, पॉपुलिस्ट पार्टी पतन की ओर चला गया और गौन हो गया। तो इस पूरे कहानी का सारांश यही है कि एक समय ऐसा आया, परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि किसानों ने अपने समस्याओं को दूर करने के लिए अपने आप को राजनीतिक रूप से एकजुट कर लिया। ये कहानी संयुक्त राज्य अमेरिका का चल रहा है, भारत का नहीं। 19वीं सदी के लास्ट दशक का बात चल रहा है। एकजुट करके एक बार सफलता भी हासिल कर लिया 1890 का चुनाव में। उसके बाद 1892 में सब मिल के एक दल बना दिए, पॉपुलिस्ट पार्टी, जिसको पीपुल्स पार्टी भी कहा जाता है। और उसी साल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए अपना उम्मीदवार भी दे दिए। लेकिन सफलता मिलने के बावजूद वो लोग सरकार नहीं बना पाया, राष्ट्रपति के लिए जीत नहीं पाया, लेकिन अच्छा खासा सफलता हासिल जरूर कर लिया था। उसके बाद 1894 में मध्यावधि चुनाव में भी ठीक ठाक असर रहा। 1896 में लास्ट टाइम कड़ा टक्कर दिया था इसका उम्मीदवार, लेकिन हार गया। और उसके बाद ये धीरे धीरे ख़त्म ही हो गया। मतलब कहीं बहुत ही ज़्यादा असर डालने वाला प्रभाव नहीं डाल पाया पॉपुलिस्ट आंदोलन। फिर अगर मूल्यांकन किया जाए तो इस तरह से कि बहुत ज़्यादा असर नहीं डाल पाया, तो क्या इसको एक फेल्ड अटेम्प्ट कहा जा सकता है? बहुत सारे इतिहासकार ऐसा है जो विद्वान है, इस पर बहुत सारे डिबेट चलता है और इसका निष्कर्ष निकालने पर उन लोग अलग अलग अपना निष्कर्ष दे रहे होते हैं कि ये एक फेल्ड अटेम्प्ट था, इसका कोई खास परिणाम नहीं पड़ा। कुछ विद्वान बोलते हैं कि इसका अच्छा खासा परिणाम पड़ा। इससे जो संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार थी उसे पता चल गया कि किसान कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और उनकी मांगों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। कुछ विद्वान का मानना है ये सही मायने में संयुक्त राज्य अमेरिका में डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र को लेके आने वाला था, क्योंकि इसमें जो उस समय आधी जनसंख्या किसानों की थी उनका प्रतिनिधित्व गौण था, बहुत कम था, और केवल अमीर लोगों का ही इफेक्ट था उसमें। कुछ लोगों का और भी मत है कि ये अमीर वर्सेस गरीब के लिए उभरा था, क्योंकि इस समय गरीब किसान के भी बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे थे। कुछ लोग का मानना है कि ये रंग भेद का भी परिणाम था।
हालांकि इस बात पर डिबेट है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा जगह था जहाँ पर जो गरीब सफ़ेद लोग थे और काले लोग थे सब एक साथ आ गए थे, जबकि कुछ कुछ जगह ऐसा नहीं भी हुआ था। तो इसको दावे के साथ नहीं कहा सकता, अलग अलग विद्वान अलग अलग मत देता है। लेकिन एक चीज़ तो डेफिनेटली कहा जा सकता है, और वो ये है कि इसका प्रभाव पड़ा 20वीं सदी के शुरुआत से ही इसका प्रभाव पड़ने लगा, और धीरे धीरे इस पर ध्यान देकर के इसको ठीक कर दिया गया। उसी का परिणाम है कि आज अमेरिका के किसान बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं। तो आज की कथा यहीं तक, आगे की बात आगे की वीडियो में बताएंगे। जय हिंद,